हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हम मिनरल मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं फ्रॉम सत्यनारायण और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है फॉस्फोरस की मेटाबॉलिज्म। सो वी हैव ऑलरेडी डन लाइक सोडियम मेटाबॉलिज्म एंड अ फ्यू अदर्स मिनरल्स। नाउ टुडे लेट्स टॉक अबाउट फॉस्फोरस। एडल्ट बॉडी में तकरीबन 1 किलोग्राम फॉस्फेट, एन एडल्ट बॉडी कंटेन्स 1 किलोग्राम, इट्स अ बिग नंबर यार। आपकी बॉडी में 1 किलोग्राम फॉस्फेट, पता था आपको ये बात आज से पहले? एंड इट इज फाउंड इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। वाओ यार, फॉस्फोरस इतना इंपॉर्टेंट है। मुझे तो हमेशा सिर्फ सोडियम इंपॉर्टेंट लगा करता था जब मैं स्टूडेंट था, फिर थोड़ा जब बड़ा हुआ तो पोटेशियम की भी इंपॉर्टेंस समझ में आई। बट सुने ज़रा, फॉस्फोरस आपके हर सेल में है और इतनी बड़ी मात्रा में है, right? Most of it, about 80%, contains something else in the body as well, particularly the combination of calcium. So it is usually present in the form of calcium phosphate. और कहाँ? बोन्स और टीथ में। अब आई ना बात समझ में। तो आपकी हड्डियाँ कितनी सारी है बॉडी में, सोचो। हड्डियों के हर सेल में अगर फॉस्फेट होगा कैल्शियम के साथ तो कितना ज़्यादा फॉस्फेट पड़ा है बॉडी में। सो बात याद रखने की ये है कि तकरीबन 80% आपका कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर पड़ा हुआ है आपकी बोन्स में और आपकी टीथ में, राइट? About 10% of body phosphorus is found in the muscles and blood in association with protein, carbohydrate, and lipids, and the remaining 10% is widely distributed in various chemical compounds. So ये phosphorus की आपकी प्यारी सी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर मात्रा पड़ी है हड्डियों में और दांतों में, अगर आपकी हड्डियाँ और दांतें सलामत हैं। Now ये करता क्या है? What are the functions of phosphorus? आपने देखा कि 80% बोन्स और टीथ में है, सो फॉस्फोरस इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। समझ में आती है बात? इट प्लेज अ सेंट्रल रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड। यार जरा ये तो याद करो, ATP, GTP, ये जो इसमें P है वो भाई फॉस्फोरस ही तो है। तो आपकी जो एनर्जी करेंसी है पूरी बॉडी की, उसमें भी P मौजूद है। देन फॉस्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। वाओ यार, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मुझे ऐसे लग रहा है कि फॉस्फोरस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती जा रही है कि नहीं? देखो ना यार, हड्डियों में है, बोन्स में है, आपके ATP में, एनर्जी में है, फिर DNA जो कि आपकी ज़िंदगी का असल बुनियाद है, DNA, RNA, उसमें भी फॉस्फोरस है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। ज़रा सुने, NAD+, ये सब आप एनर्जी मेटाबॉलिज्म की जब बात करें, सब में फॉस्फोरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और गेम ही सारा फॉस्फोरस का है। ये क्या चीज़ होती है? AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब इसमें एक फॉस्फेट है। ये क्या चीज़ होती है? एडिनोसिन डाईफॉस में 2 फॉस्फेट है, तो ये इससे ज़्यादा एनर्जी है इसमें। फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें है? ATP में, इसमें 3 फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो गेम ही सारा फॉस्फेट का है भाई। Several proteins and enzymes are activated by phosphorylation. Phosphate buffer system is also important to maintain the pH of your blood. ये मज़ा आया नहीं आया मुझे बताओ? फॉस्फोरस को ऐसे बेकार चीज़ समझने वालों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द डाइटरी रिक्वायरमेंट, जब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लग गई तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना चाहिए बॉडी में, है ना? द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस विच इज कॉल्ड द RDA इज बेस्ड ऑन द इनटेक ऑफ कैल्शियम। द रेशियो इज यूजुअली 1:1। अगर आप 1 यूनिट ले रहे हैं कैल्शियम का तो उतना ही आपको फॉस्फोरेट लेना चाहिए, विच इज रफली अराउंड 800 मिलीग्राम्स पर डे। Now, this is for an adult, obviously. Infants में the ratio of calcium to phosphorus is about 2:1. 2 units calcium per 1 unit phosphorus. Calcium and phosphate are distributed in the majority of the natural foods in 1:1 ratio. Therefore, adequate intake of calcium is usually enough. And it is, अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप फॉस्फोरस भी ले ही रहे हैं साथ में, क्योंकि यूजुअली जो नेचुरल कंपाउंड्स हैं, मिल्क वगैरह, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट साथ में ही होते हैं। ठीक है? किन किन चीज़ों में होते हैं? ओह, सब मज़े की चीज़ें हैं। मिल्क, सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट एंड एग, इन सब चीज़ों में फॉस्फेट अच्छी अमाउंट में है। It is absorbed in the body, obviously, from jejunum, part of the small intestine. Calcitriol promote phosphate uptake along with calcium. So remember, this is an important thing, vitamin D related stuff. Absorption of phosphorus and calcium is ऐसा लग रहा है husband wife की तरह है, नहीं? जहाँ जहाँ कैल्शियम का नाम आ रहा है वहाँ phosphorus का नाम भी आ रहा है। Acidity favors the phytate decrease phosphate uptake. ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि acidity से बढ़ता है phosphate का absorption और phytate use बहुत सारी डाइट्स में होता है ये। It reduces phosphate uptake.
अब सीरम में कितना फॉस्फेट है? फॉस्फेट लेवल्स ऑफ द होल ब्लड इज अबाउट 40 मिलीग्राम्स। बॉडी में मैंने बताया पूरे का पूरा 1 किलो है, लेकिन वो जाहिर है बोन्स में जमा है, हड्डियों में जमा है। सीरम में कितना सर्कुलेट कर रहा है? 40 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। वाइल सीरम कंटेन्स अबाउट 3 to 4, ये होल ब्लड में था सॉरी, एंड देन सीरम में 3 to 4 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। दिस इज बिकॉज द रेड ब्लड सेल एंड WBCs हैव द हाई कंपोनेंट। यू नो दैट अगर ये ब्लड वेसल है, इसमें रेड ब्लड सेल है और बाहर सीरम भी है और ये वाइट ब्लड सेल है, तो ऑल्दो अगर होल ब्लड की बात करो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉस्फोरस है, लेकिन ज़्यादातर फॉस्फोरस जो है वो सेल्स के अंदर है। तो सीरम में यानी बाहर फॉस्फोरस बहुत थोड़ा सा रह जाता है। और कितना थोड़ा सा रह जाता है? ओनली 40 वर्सेस 4। समझ में आ रही बात? The serum phosphate may exist as free ions around 40% or in complex form with other things. So phosphate usually is present with calcium, for example, but it can also make compounds with magnesium and form magnesium phosphate, sodium and form sodium phosphate, potassium and form potassium phosphate, right? About 10% of serum phosphate is also bound to protein. So ionic form में है, bound form में है, cations के positively charged ions के साथ, proteins के साथ हो सकता है. It is interesting to note that the fasting serum phosphate levels are higher than the postprandial. This is attributed to the fact that following the ingestion of carbohydrates such as glucose, the phosphate from the serum is drawn by the cells for metabolism, which is called the phosphorylation reaction, right? Now, किस तरह excrete हो? तो ये तो सारी कहानी अब तक क्या पता लगी? फॉस्फोरस कौन है, कितना है बॉडी में, काम क्या करता है बॉडी में, सोर्सेज क्या हैं, और एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, कौन सी चीज़ें एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं, कौन सी कम करती हैं, सीरम में कितना होता है। नाउ द एक्सक्रीशन निकलता भी है ना बॉडी से। अबाउट 500 मिलीग्राम ऑफ फॉस्फेट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। The renal threshold is this much. इससे ऊपर होगा निकल जाएगा। The reabsorption of phosphate with the PTH. PTH is the phosphate trashing hormone. जब कभी renal tubule पर PTH काम करेगा तो phosphate बॉडी से निकल के यूरिन में चला जाएगा। PTH increases excretion of phosphate. PTH decreases reabsorption of phosphate. ठीक है? So the reabsorption of phosphate by renal tubule is inhibited by PTH because ये आसान याद करने का तरीका है, phosphate trashing hormone. It goes and act on the tubule to trash phosphate. Okay? Now a few disease conditions that you should know. Serum phosphate level is increased by hypoparathyroidism and decrease in hyperparathyroidism. पैराथायरॉयड हार्मोन जाहिर है अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? रीनल टिब्यूल पर पैराथायरॉयड हार्मोन जाएगा और यूरिन में निकल जाएगा सारा फॉस्फेट, तो बॉडी में कम हो जाएगा ना। सो इफ देयर इज हाइपरपैराथायरॉयडिज्म and hypoparathyroidism, there will be scenarios. So hyperparathyroid मतलब बहुत सारा PTH पड़ा हुआ है, वो बहुत सारा PTH जाके टिब्यूल पे काम करेगा। रीनल टिब्यूल्स की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारा फॉस्फेट यूरिन में निकलेगा। जब यूरिन में बहुत सारा फॉस्फेट निकलेगा तो सीरम में कम हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब कभी पैराथायरॉयड ज़्यादा होगा, जैसे कि हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में, तो सीरम फॉस्फेट कम हो जाएगा। सो देयर इज डिक्रीज्ड सीरम फॉस्फेट इन हाइपरपैराथायरॉयडिज्म एंड वाइस वर्सा। देखो फिजियोलॉजी समझ में आएगी तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। In severe renal disease, serum phosphate content is elevated because obviously किडनी काम नहीं कर रही ना यार, तो एक तो इसकी एक्सक्रीशन अफेक्टेड है, दूसरा एसिडोसिस हो जाती है, बढ़ जाता है फॉस्फेट लेवल बॉडी में। Vitamin D deficient rickets is characterized by decrease in the phosphate level because calcium कम तो phosphate भी कम, right? Renal ricket is associated with low serum phosphate level and increased alkaline phosphate. Again, जब कभी कैल्शियम कम हो रहा है, रिकेट phosphate भी कम हो रहा है। Like these guys are, either dating each other or they are married to each other. In diabetes mellitus, serum content of organic phosphate is lower while that of inorganic phosphate is higher. Important point to understand. We will discuss this more when we do diabetes, right? Okay, so that's all about phosphorus. It's an important topic, guys. It is something that you cannot miss because this is super important for a lot of different things of the body. I think I suffice to say this. अगर ये ATP में मौजूद है तो कितना important है आपकी बॉडी के लिए, because if you don't have energy you can't do anything. This is why you must pay attention to phosphorus metabolism. So with this I stop phosphorus metabolism here, and in the next video hopefully we will talk about how magnesium is metabolized in your body. Till then, take care of yourself.